अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। मुझे नहीं पता, इस पहले दिल तो कर रहा है कि सबसे पहले मैं बात करूं जो पेमरा बिल वाली चीज़ हुई और जो एक ड्रामा हुआ है सेनेट की कमेटी के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, बहुत मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बट आई थिंक आज उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की कि शायद जर्नलिस्टों को आपस में लड़ा दिया जाए, चीज़ों को इतना ट्विस्ट किया। उस पर मैं बात करूंगा बिकॉज आई वाज देयर, और हमने बड़ी डिटेल बात की थी और एक तासुर ये दिया गया कि शायद कुछ लोग खाली चेंज कर दिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने मुनाफकत दिखाई उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये इंडस्ट्री का मामला ज़्यादा है, इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पहले हम दूसरे डिस्कस कर लीजिए। एक, इमरान खान साहब का क्या इस वक्त स्टेटस है, क्या है। जैसे आपने इब्तदाइये में सुना, उनकी एक अपील तो पिटिशन मूव हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसकी डेट वेट सेट नहीं हुई। ऑब्वियसली उसमें उन्होंने चैलेंज किया है फैसला सारा, और ये कहा है कोर्ट को कि आप इसको सस्पेंड करें और हमें सुने, हमारे कानून के तकाजे नहीं पूरे किए गए, हमें एक फेयर ट्रायल नहीं मिला, री ऑर्डर करें एक फ्रेश ट्रायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ इसी नौयत की बात है, और जैसा आपने सुना कि उनके वकील ने कहा कि खान साहब ने कहा मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, एज वी स्पीक बेंच बन गया है। सुबह आमिर फारूक साहब ही उनकी चीज़ सुन रहे हैं, तो उस पर देखते हैं क्या होगा। शुरू में बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, आज आर्मी चीफ ने एक ग्रैंड जरगे से भी खिताब किया अमंग्स अदर थिंग्स पेशावर के अंदर, और उसमें 5-6 बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हुई, जिसमें उन्होंने एक तो बड़ी हार्ड लाइन ली अफ़गानिस्तान के ऊपर। एक तो उन्होंने कहा कि ये क्या एहसान का बदला, एहसान के अलावा कुछ हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जो रेफ्यूजीज़ और दूसरे कामों में काम किया वो। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं हम में से नहीं हैं, और उनका कि हम किसी ग्रोह या जत्थे से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के दरमियान में होंगे। 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और भी की। जब लोग कह रहे हैं कि जब वो बात कर रहे हैं कि किसी को अमन और इसमें नहीं करना दिया जाएगा, तो शायद वो सिर्फ अफ़गानियों की बात ना कर रहे हों, और ख़ास तौर पे ये भी कहा कि अगर पाक फ़ौज के ऊपर कोई रेपुटेशन को या उनके बारे में बदनामी की गई या कैंपेन चलाई गई तो उस पर सख्ती से उसका रिएक्शन आएगा। तो अगेन उस पर कुछ अब बातें शुरू हो गई हैं कि जी ये क्या कोई हिडन मैसेज है, क्या है। लेकिन 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि जो ये अफ़गान नेशनल्स इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, ये एक डिट्रीमेंटल है रीजनल पीस के लिए, और ये उससे हट गए हैं जो दोहा एग्रीमेंट में इंटरिम अफगान गवर्नमेंट ने चीज़ें तय की थी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह उनको पनाहगाहें मिली हुई हैं लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर, और जिस तरह बड़े आराम से एंड लिबर्टी ऑफ एक्शन दे एंजॉय ऑन अफगान सॉइल, तो काफ़ी सख्त लाइन्स उस पर आ रही हैं, और ये जरगे में ख़िताब करना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की, बिलियंस के प्रोजेक्ट, किस तरह एक उनका एक सेक्रेटरिएट बनना चाहिए जो जमजुदा कबायली इलाके हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, कुछ 80 बिलियन की कुछ डेवलपमेंट स्कीम की बात की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हम देख रहे हैं कि एक फुल इन्वॉल्वमेंट अब फ़ौज की तमाम पॉलिटिकल इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बड़ी खुल के अब आ गई है। आज जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे भी आर्मी चीफ भी थे, बाकी लोग भी थे, और वहाँ पे कुछ बड़े इंटरनेशनल डील्स की फाइनल प्रोजेक्ट की अप्रूवल भी दी गई। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि शायद ये आने वाले दिनों का एक परसेप्शन आपको क्लियर होता जा रहा है कि किस तरह फ्यूचर का पावर स्ट्रक्चर होगा और कैसे बातें होंगी। लेकिन इमरान खान और बाकी तमाम बातों से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। हमें फ़ाहद हुसैन ने ज्वाइन किया, वो भी सब लाहौर में है, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। और हम अज़हर अब्बास साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, किसी तारुफ करने से कोई भी मोहताज नहीं है। भट्टी साहब ज़रा आपसे शुरू करते हैं। 2-3 चीज़ें होगी आज। अभी आपने शुरू में सुना होगा बिलावल साहब का कि जी आज या कल में बाहर आ जाएगा खान साहब, तो फिर देखें वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मेरी काफ़ी लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है कि ऐसी सज़ाएँ जो 5 साल से कम की सज़ा हो, यूजुअली उन केसेस के अंदर आपको बेल भी मिल जाती है, सेंटेंस सस्पेंड भी हो जाता है। अगरचे ये हाईली पॉलिटिकल केस है, लेकिन लग ये रहा है कि हो जाएगा। और जिस तरीके से सज़ा भी हुई है उस पर भी काफ़ी सवालिया निशान हैं। ख़ास तौर पे गवाहों को ना उनकी मर्ज़ी की लिस्ट
आने देना, कुछ क्वेश्चन के रिलीफ आ जाएंगे। ये अगर बेल एक आध दिन में हो जाती है आपके ख्याल में खान साहब की और ये चीज़, तो क्या बिलावल भुट्टो का खदशा दुरुस्त होगा कि आपका ख्याल है कि शायद रवैया ज़्यादा थोड़ा सा कम गुस्से वाला होगा या ज़्यादा प्रैग्मेटिक होगा खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपको, मज़हर अब्बास साहब को, काशफ अब्बासी, आमर मतीन और दीगर जो स्याह कारी जो सहाफ़त पर कदगन लगाने की पैमरा तरमीम बिल के जरिए कोशिश की गई, आपकी एफर्ट्स को सलाम। सहाफ़ी तकसीम नहीं हो सकते, हम सब एक रिपोर्टर है। जो कदगन लगाने मरियम औरंगज़ेब साहबा भूल गई हैं, ये इक़्तिदार चंद दिन की मेहमान हैं। जो सारबकारी लगा रहे हैं उनके ज़ियाउल हक भी वो कामयाब नहीं हो सके, जिससे डील करके गए मुशर्रफ भी नहीं हो सके। खैर, हम इधर आ जाते हैं। देखें, इमरान खान पर जो केस है, बादी नज़र में तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि 3 साल से कम सज़ा हो तो पहली पेशी पे ही ये बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन 15 माह की कोशिश के बावजूद, भरपूर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद उन्हें एक जेल में डाला गया। किस तरह वारंट पहुंचे, कितनी देर में, 12:30 बजे केस न आया और 12:30 बजे से पहले पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी। ये कहानी फिर सही। मेरी इतला है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। 170 के तकरीबन करीब मुकदमा था। एक से निकलेंगे दूसरे में पकड़ लेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में पकड़ लेंगे। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। जब ये इमरान खान को अटक जेल में लेके गए तो कुछ अफसर और मुलाजम उनके परस्तार वहाँ भी निकल आए। अब पता नहीं उनको क्या ये सज़ा देते हैं। और एक ने कहा कि सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको करीब से देखूं, लेकिन बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कहा। तो बिलावल भुट्टो साहब को याद हो कि शायद उन्होंने भी महंगाई मार्च किया था, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया था, उनकी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया था। तो सियासत में पुरअमन जदोजहद जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत का दुश्मन नहीं है। लेकिन एक जमात को मंजर से ही हटाने के लिए अगर आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे तो उस जमात का भी हक है कि वो अदालतों में जाके अपना मौक़िफ़ करे। अगर उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, उन्हें उनके एविडेंस नहीं दिए गए, तो फिर भी फैसला तो अदालतों नहीं करना है। तो मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिन बाद जो आज आपने मरियम नवाज साहबा को नॉकआउट किया है आर्गूमेंट से, और सहाफ़ी सब आपके पीछे खड़े हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज भी 200 सहाफ़ियों से मैंने साइन कराए हैं। तो मेरी गुजारिश है, सहाफ़त पर मज़ीद सख्ती आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पंचिंग बैग रहे हैं, सियासत जो होती रहेगी उस पर राय देते रहेंगे। मेरा ख्याल है मुल्क में आइंदा उसमें तो अभी भट्टी साहब एंड में मैं बात करूंगा, क्योंकि लेकिन एक चीज़ अब आपने मजबूर कर दिया मैं करूं। हफ्ते को भी हम इस मीटिंग में थे, जब सेनेट की मीटिंग थी, तो हमने कहा कि जी कुछ तरमीम है सजेस्ट करनी है। उनका जी बिल्कुल करें। तो हम मंडे को इस पर मिल लेते हैं और बिल्कुल इसको हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर लेंगे। आज जब वो मीटिंग में आई तो ऐसा लगता था जैसे उनको बहाना मिल रहा है, ढूंढ रही हैं कि किसी तरह बस ख़त्म करूं और मैं विड्रॉ करें। असल में सैटरडे को सबके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। 2 बातें तय हुई। एक, हमने कहा कि जी इसको आज़ाद इदारा होना चाहिए, इसको एग्जेक्टिव से निकालें, हुकूमत से निकालें, सदर साहब अपॉइंट ना करें, पार्लिमान के जो नुमाइंदे हैं वो अपॉइंट करें, चेयरमैन पैमरा को, जो 12 मेंबर्स हैं, कंप्लेंट काउंसिल का एक तरीका हो। क्योंकि जी बिल्कुल ठीक बात है, हम ये चाहते हैं। और फिर हमने कहा कि इसी तरह इसको हुकूमती दबाव से निकाल के आज़ाद दिलवा, उसके लिए हम आपको तरमीम देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि वीकेंड के ऊपर इनके अपने बॉसेस ने या जिसने भी इनको ज़रा सुनाई है कि आप कहाँ से अब आप जा रहे हैं, तो आप पैमरा को क्यों इतना आज़ाद करना चाहते हैं, क्यों उसकी दूसरी करना चाहते हैं, और वो टोटल उस चीज़ से पीछे हट गई। लेकिन उसमें मैं ज़रा एंड में बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं ज़रा उसमें डिटेल में मज़र भी हैं, सबसे बात करूँगा। मैं पहले थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स को कर लूँ। फहद, जो गवर्नमेंट के इरादे हैं, जो लीगल लैंडस्केप है, उसमें लग रहा है कि अभी एक कन्विक्शन आई है। अभी हमारे पास May 9 के बड़े सीरियस केसेस बन रहे हैं, फिर दूसरे भी केसेस इनके ऊपर हैं, इलेक्शन कमीशन का भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे सबसे अलार्मिंग बात ये पता लगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट
जगह पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने एक बात करते हुए कहा कि एक पैरेलल ड्रॉ किया कि जैसे एक ज़माने में जुल्फ़िकार आई तो उसको भी कट डाउन टू साइज़ करना पड़ा, फिर एक दो और एग्ज़ाम्पल्स दी, और अब 9 मई भी जो है इसके बाद भी चीज़ों को एक ख़ास एंगल से देखा जाएगा। अगर 9 मई को जुल्फ़िकार वाली चीज़ों के तनासुब में देखा जा रहा है, फिर तो आने वाले दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा सख्ती और परेशान कुन सिचुएशन नज़र आती है। क्या ये पैरेलल दुरुस्त है या ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्श एक एनालिसिस है? शुक्रिया मालिक। अगर तो आप सख्ती का जिक्र कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से, तो मेरे ख्याल में फिर तो शायद मेरा जवाब होगा कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई या कोई ऐसा हिंट नहीं मिली जिससे ये लगे कि जो उस जमात पे जो दबाव आया हुआ है, उसके लीडर्स के ऊपर जो दबाव आया हुआ है, उसके चेयरमैन के साथ जो कानूनी शिकंजा जिस तरीके से टाइट हुआ है, वो किसी भी तरीके से कम होने जा रहा है। अब ये एक ब्रॉड मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब उसके अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स तो हो सकते हैं, मसलन जिस तरह अभी आपने बेल का जिक्र किया कि हो सकता है उनको बेल मिल जाए। जो कानूनी लोगों से आपकी बात हुई है, जो हमारी बात हुई है, एक जनरल तो ये सेंस आ रहा है कि ये जो सज़ा सुनाई गई है इसमें कुछ कानूनी झोल हैं, और अगर जो हाई कोर्ट है वो उन झोल को रेकग्नाइज करके और बेल दे देता है या कोई और रिलीफ दे देता है तो मुमकिन है वो हो जाए। लेकिन क्या वो रिलीफ एक केस की होगी या मजमूई तौर पर जो दबाव मई 9 के बाद आया है उसमें होगी? मेरा ये मानना है कि रिलीफ आर्जी होगी। ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ 9 मई को हुआ और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो इट हैज नॉट रन इट्स कोर्स एज येट। अभी वो आगे चलना है, और मेरे ख्याल में जैसे कि ये असेंबली डिसॉल्व होती है और हुकूमत जो है वो इक़्तिदार से बाहर निकलती है, पीडीएम जो है अगले 2 दिन के अंदर, और नए जो है वो केयर टेकर्स आते हैं, उसके बाद हमें क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो दबाव है क्या इसमें शिद्दत आ रही है या इसमें कमी आ रही है। और मुझे कमी आते हुए नजर नहीं आ रही। तो जहां तक पीटीआई की मुश्किलात का ताल्लुक है, मुझे नहीं लग रहा मालिक कि वो फिलहाल एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म वो कम होने जा रही है। लेकिन नज़र मुझे एक बात बताएं कि अगर पैरेलल ये ड्रॉ हो रहा है कि एक तरफ आप जुल्फ़िकार की बात करें और उसी सांस के अंदर आप मई 9 को जोड़ें, तो ये तो एक बड़ा ख़तरनाक एक एनालिसिस है। मेरा सवाल तो ये था कि क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्त एनालिसिस नहीं है? मतलब कि ठीक है हुआ है मई 9 को बहुत कुछ हुआ, लेकिन जुल्फ़िकार और मई 9 में तो बड़ा फ़र्क है। जी मालिक, मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार बिल्कुल एक बहुत ही डिफरेंट फिनोमेना था। जुल्फ़िकार किस तरह बनी थी, उसकी फॉर्मेशन क्या हुई थी, फिर उसका पूरा जो नेटवर्क था जो मैंने स्टडी किया है जुल्फ़िकार का, उसमें उनका जो टारगेट था वो तकरीबन कुछ जनरल्स थे, इंक्लूडिंग जनरल ज़ियाउल्लाह, जनरल चिश्ती, और कुछ जजेस थे जिनमें मौलवी मुश्ताक थे उसमें, और कुछ लोग थे। और वो जो है उन्होंने उस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, उसमें बहुत से लोग कत्ल हुए, प्लेन हाईजैक हुआ। प्लेन हाईजैक होने के बाद जो है वहाँ बाकायदा उन्होंने जो काबुल में और दमास्कस में और काबुल में उनके ट्रेनिंग कैंप से, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना था। ये आप एक कह सकते हैं कि जो 9 मई को हुआ वो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का वो था, जिसमें अब प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि उसके अंदर न सिर्फ ये कि पीटीआई के कुछ लोग थे, बल्कि अंदर रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। तो एक मिनी म्यूटनी टाइप की कोशिश अटेम्प्ट थी उसमें। तो हम पैरेलल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? क्या अब जो है वो पीटीआई ने कोई अपना ऐसा टेरर नेटवर्क बना लिया, कोई ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसमें कोई वो आगे जाके इसके अलावा कोई टेरर वो कर रहे हैं? और ये याद रखें कि उस वक्त भी और आज तक
अल जुल्फ़िकार को, हालांकि वो जनरल ज़िया का पीरियड था, अल जुल्फ़िकार को इवन आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर नहीं किया गया। और तो मेरा ख्याल है एक अगर हम वो करें, तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि हम अगर कोई पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं उसमें किसी हद तक, तो वो आप 22 अगस्त में MQM लंदन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक तकरीर के बाद जो क्रैकडाउन हुआ, और इस हद तक क्रैकडाउन हुआ कि अब तो 9/0 और उसके इर्द गिर्द जो है आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ कोई नाम भी ले सकता है उसका, बल्कि 9/0 जब ख़त्म किया गया तो उसको दोबारा जो है उस इमारत को गालिबन, जहाँ तक मेरी इत्तला है, खड़ी करने की कोशिश की थी। तो वहाँ तो और जिस तरह ज़रा सा कि अगर कोई MQM लंदन कोई एक्टिविटी करती है तो उस पर फ़ौरन क्रैकडाउन होता है, उसके लोगों को उठा लिया जाता है। एग्जैक्टली मुझे वो पैरेलल यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर PTI कोई एक्टिविटी करती है तो फ़ौरन PTI के लोगों को उठा लिया जाता है। तो ये पैरेलल तो मुझे नज़र आता है। लेकिन अल जुल्फ़िकार तो एक बहुत ही, और फिर आपको याद है कि बेनज़ीर जब वापस आई थी तो उसने बिल्कुल बहुत वाज़े तौर पे बेनज़ीर भुट्टो ने लाइन ड्रॉ कर दी थी कि जो लोग, और 70 क्लिफ्टन में मीटिंग हुई थी जिसमें उसने कहा था कि जो लोग मेरे भाई के साथ जाना चाहते हैं, वो, मैं उसकी तर्ज़ सियासत पर यकीन नहीं रखती, तो जो उधर जाना चाहते हैं वो उधर जा सकते हैं, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं वो मेरे साथ रहें उसमें। तो मेरा ख्याल है अगर किसी ने ये पैरेलल ड्रॉ किया है अल जुल्फ़िकार से, तो वो मुझे नहीं बहुत कन्विंसिंग लगता। ठीक। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं, PTI पे दो बातें मैं और कर लूँ फिर आगे चलते हैं। हमने देखा ये चीज़ अगर ऐड करना चाहूँगा। जी फाद, एक पॉइंट अगर मैं इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं, देखिए, ये जो आप बात करें ना पैरेलल्स की, देखिए पैरेलल उस तरीके से तो नहीं है कि वो उसका, जिस तरह मदर साहब ने बिल्कुल वो तारीख का हवाला दिया कि वो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था जुल्फ़िकार के ऊपर वो कुछ और था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है वो कुछ और है। लेकिन अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगेन जो अभी मजहर साहब ने बात की है कि देख, नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये एक रैंडम जलाओ घेराव का वाकया नहीं था, ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें जो कहा जा रहा है कि एक कू अटेम्प्ट था फौज के अंदर। अच्छा, अब इसकी हमारे पास डिटेल्स और एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं तो आपने, जाहिर बात है, उसको संजीदगी से लेना है। आने वाले दिनों में अगर ये वाले चार्जेस जो हैं वो बाकायदा तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं या केस चलता है और इस तरह की एविडेंस सामने आती है, तो फिर जो जिस पैरेलल की आप बात कर रहे हैं मालिक, वो एग्जैक्ट पैरेलल इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द टू तो नहीं है, लेकिन जो सीरियसनेस ऑफ बोथ इवेंट्स है उसमें फिर एक तरीके से पैरेलल निकलता है, अगर ये सब कुछ दुरुस्त है जो कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम एक प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे इसलिए वज़न देंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका एक असेसमेंट है, तो फिर हमें दूसरे प्राइम मिनिस्टर की बात को भी असेसमेंट को वज़न देना होगा जो ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है और वो नाम भी ले लेते हैं। तो फिर हम ये तो नहीं कर सकते कि एक वज़ीर आज़म की बात को वज़न दें और एक को ना दें। नहीं मालिक, देखें, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की असेसमेंट नहीं होती, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज उस प्राइम मिनिस्टर के पास वो इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेस है जिसकी बुनियाद पर वो बात करें। तो ये बिल्कुल क्लियर फर्क है जो एक हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर और एक लेकिन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का दावा भी मालिक साहब गुजारिश है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी दावा ये कर रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे वो दावा कर रहे हैं। सच को मिलाना है। अल जुल्फ़िकार तंजीम पर आपने भी बहुत स्टडी की, मजहर साहब ने भी की, उसका मकसद क्या था, किस किस को हिट करना, और PTI का क्या मुतालबा है कि साफ शफाफ इलेक्शन करा दे। यार हो कैन इट पॉसिबल, आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जमात कह रही है साफ शफाफ इलेक्शन करवा दे, साफ शफाफ इलेक्शन करा दे, अल तंजीम बनती है काबल में, उसकी भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आपने खुद ही में शुरू में निशाना करना चाहती है। और यार ये कंपैरिजन की मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे एक दूसरे को कर सकते हैं। वो तो अच्छा भट्टी साहब एक बात बताएं, का जो आपने शुरू में एक बात की, आपने कहा कि एक केस पे सवाल हुई है, दूसरा केस निकलेगा, फिर कोई तीसरा केस निकलेगा। हमें स्ट्रेटेजिक नज़र नहीं आ रहा। हमारा ख्याल था कि खान साहब ने खुद भी अपने बयान दिए, वीलॉग्स निकाले कि मैं जब आप ये देख रहे होंगे तो मैं उस वक्त अरेस्ट हो गया हूँगा।
ऑल्टरनेट लीडरशिप क्यों नहीं किसी को नॉमिनेट कर रहे, शाह महमूद को नहीं कर रहे, अभी किसी को नहीं पता चले। अभी तो अगर बेल होती है बाहर आएंगे खुद ही होगा, लेकिन हो सकता है जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आज डिनाई किया कि हमने मीटिंग में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जैसे नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था, उनको भी चेयरमैनशिप से हटा दिया था सरबराही से। अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है इस कन्विक्शन की वजह से या किसी और कन्विक्शन की वजह से, और सेकेंड ईयर में किसी लीडर को वो नहीं नॉमिनेट करते, तो फिर तो बिल्कुल ही एक हेडलेस चिकन की तरह नहीं हो जाएगी पीटीआई। ना उनके कोई लीडर्स दरमियान में से निकल गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं, या कोई गायब हैं या तायब हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। तो खास साहब ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको दो चीज़ें हो सकती ना, या बहुत पुरुमीद होंगे कि टेबल टर्न हो जाएगी, या मैं कहेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या नजर गुजारिश करता हूँ, पहले तो मुझे इस जो कंपैरिजन है ना जुल्फ़िकार तंजीम और पीटीआई, पाँव पे जूता पाँव पे सर पे रख के नमाज नहीं पढ़ी जाती, पाँव बाहर उतार के आते हैं, लिहाजा वो कंपैरिजन तो बड़ा ही बेसलेस है। हाँ, जब सजा होती है उन्हें बंदा लाना ही पड़ेगा। गो बज़ाहिर नवाज शरीफ भी मुस्लिम लीग नून के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उनका सदर नहीं है, फैसले यही करते हैं। बज़ाहिर मुराद अली शाह साहब सीएम है, डू यू थिंक वो जरदारी साहब की मर्जी के बगैर सांस भी लेते हैं? पाकिस्तान में सियासत अगर नून लीग की है तो नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है, पीपल्स पार्टी है तो जरदारी साहब के गिर्द घूम रही है, इमरान खान है, उसकी जिंदा मिसाल देखें यार, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। ओ भाई, एक बंदे को आपने अरेस्ट कर लिया, सही किया गलत किया, केपीके के इलेक्शन देख लो, क्या आवाम को उनसे अलग कर सके? आप कागजी तौर पे वो किसी को भी कर देंगे और फैसला खुद करते जाएंगे। आज भी टीवी पे आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम सारे नाम नवाज शरीफ को भेजेंगे, 5 नाम या 2 नाम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं। तो लिहाजा उनके पास तो कोई ऑफिशियल होता नहीं है। 4.5 साल इलाज कराने गए हैं पैदल, अभी मुझे नहीं पता लंदन पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, वो पाकिस्तानी आए। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सियासत को याद रख लें, लीडर को माइनस आवाम करेगी, वोट की पर्ची करेगी। बंद कब्रों के फैसले, जुल्फ़िकार अली भट्टो माइनस नहीं हुआ, बेनज़ीर भट्टो शहीद माइनस नहीं हुई, नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए, वली खां माइनस नहीं हुए। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आज से 2 साल पहले मैं आप मरीम नवाज को नहीं दिखा सकते थे, आज इमरान खान को नहीं दिखा सकते। ये फैसले करने से इस पर इम्प्लीमेंट अच्छा, होना। मरियम नवाज की एक बात तो सुनिए, मरियम नवाज इतनी खामोश क्यों है पिछले 30-40 दिनों से? कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या इनको खामोश रहने का कहा गया है? क्या अच्छा स्टोरी है आपके पास बड़ी साहब? असल स्टोरी ही वही है, असल लड़ाई ही वही है, असल लड़ाई वही है भाई। खानदान में 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, खानदान में 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, 13 जमातें हैं, हर एक ने 2-2 नाम दिए, 26 ये हो गए। और राजा रियाज बल्ले के इलेक्शन पे जीते, शेर के इलेक्शन पे लड़ेंगे, अपोजिशन लीडर 3 नाम वो देंगे, 29 एक महीना लगाए तो 29 महीने हो गए, 2.5 साल तो यही चलेगी केयर टेकर हुकूमत। ये केयर टेकर हुकूमत 4 दिन बाद ये निगरान मौजूदा हुकूमत रोएगी कि हमने क्या क्या बिल पास कर दिए जल्दबाजी में, हमसे कौन कौन से काम कराए गए, इन्हें हाथों की बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़ेगी। ये मालिक साहब आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया देखती है ना। और परसों सिर्फ नवाज शरीफ साहब से पून करें कि आपकी साहबजादी नाराज किस बात पे है। मोहतरमा कुछ 5 दिन पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात क्यों नहीं की? उसके बाद उन्होंने लंदन फोन करके क्या कहा? फिर हमसे सबूत मांगते हैं, तुम कत्ल करो कि करामात करो। तो ऐसा अभी स्टेज सजने वाली है और हम आप पर भी गर्दनें कलम होने वाली हैं। खैर, हम तो पंचिंग बैग है, जर्नलिस्ट, कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। मज़ा एक चीज बताएं, हर चीज आके वहाँ एक नाम लेके बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। मज़र मुझे एक चीज़ बताएं कि मईशत बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी पॉलिटिक्स होती इसके ऊपर है। अब एक चाहते या ना चाहते या व्हाटएवर, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉइन हो गई है अब इंस्टीट्यूशन इसके अंदर। पहले जब सिलेक्शन काउंसिल बनी उसमें भी सऊदी अरेबिया, यूएई सबका बड़ा रिएक्शन आया कि जी पॉजिटिव रिएक्शन के देखें अब हमें स्टेबिलिटी यकीन है। चाइना को हमने देखा बड़ा एक रिवाइव्ड सारी सीन आया।
फिर जिस तरह आज प्रोजेक्ट्स फाइनल हुए हैं, जब हम ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी एग्रीकल्चर और आईटी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स थे ये भी हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से आए, इंस्टीट्यूशन का आइडिया था। आज मैं ये आर्मी चीफ़ की भी बातें देख रहा था जो उन्होंने जरगे में ISPR की प्रेस रिलीज़ में है, उसमें एक उन्होंने कहा कि जी जो कबायली इलाके जिनका इंतज़ाम हुआ था KP के अंदर, उनके हल के लिए एक सेक्रेटरिएट कायम किया जाएगा। दिस इज़ समथिंग जो सिविलियंस को कर लेना चाहिए था खुद ही, ये भी वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 81 अरब रुपए की मालियात के तरक्की फ़लाई बहबूद के प्रोजेक्ट्स होंगे जो फ़ौज करेगी KP की गवर्नमेंट के साथ। इसी तरह हमने बलूचिस्तान में भी देखा। ये जब इतना नेशनल डेवलपमेंट के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या जब एक डेमोक्रेटिक निज़ाम और ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जो स्पेस है ये एक स्लिपरी स्लोप नहीं है सारे निज़ाम के लिए? मालिक देखें, वो स्पेस तो पॉलिटिशियंस बहुत तेज़ी से खो रहे हैं और तेज़ी से दिए जा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आप वेस्टमिनिस्टर का पार्लियामेंट्री सिस्टम मुझे तो अगले 2-3 सालों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले चला जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की लेजिस्लेशन वगैरह हुई हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस मिल रही है, तो कह नहीं सकते। लेकिन क्या हम वाकई कहीं संजीदगी से टर्किश या चाइनीज़ मॉडल की तरफ गौर व ख़ौस करना हमने शुरू कर दिया है कि उस तरह के मॉडल की तरफ हम जाएं, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ना भी जाएं? लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अंडर थ्रेटन है। उसमें देखिए, जो अभी फहद वगैरह बात कर रहे थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे है, लेकिन उसमें वेटेज उस वक्त आएगा, उस वक्त तक नहीं आएगा, क्योंकि अब तक कोई ऐसा मुकदमा साबिक़ वज़ीर आज़म पर नहीं कायम हुआ जिसका ताल्लुक़ इस म्यूटनी से हो। जो म्यूटनी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, किसी एक आदमी को, किसी एक ऑफिसर्स को, हम जहाँ तक हमने सुना है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस में तो सज़ाएँ हुई हैं, निकाला गया है, उठाया गया है, लेकिन म्यूटनी तो बहुत संजीदा चीज़ होती है। म्यूटनी में तो अगर होता है तो वो तो बहुत ही संजीदा मुकदमा होगा, जिसमें अगर साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के लेवल का शख्स इशारा कर रहा है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद आके बात करते हैं और ज़रा कौन बनेगा वज़ीर आज़म इस पर भी बात होगी, और फिर बात करेंगे कि आज सेनेट कमेटी में ड्रामा हुआ क्या, इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ज़रा हम बात कर रहे थे पेमरा लॉस की, इस पर ज़रा क्विकली बात कर लें। मैं क्विकली 2-3 बातें नाज़रीन आपसे भी शेयर कर लूँ, अपने दोस्तों से भी। एक तासुर दिया जा रहा है जैसे कोई बड़ी मेहनत का डॉक्यूमेंट था जिसको आज तबाह कर दिया गया और डिटेल कर दिया गया। हमने क्या मांगा था इसमें? हमने कहा कि आप पार्लियामान पूरी इसका अपॉइंट करें, चेयरपर्सन को, मेंबर्स को कुल्ली तौर पे आज़ाद हों, हुकूमत का उनसे कोई ताल्लुक़ ना हो, और वो जो फैसले करें कंप्लेंट काउंसिल, उसका भी एक पूरा प्रोसीजर बना के दे दिया गया। ये थी जिस्ट उसकी असल चीज़ जो थी, और इसको बिल्कुल आज़ाद करें गवर्नमेंट के कंट्रोल से। उसमें एक शिक थी जिसमें वो अच्छी शिक है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा तरमीम में कि अगर किसी जर्नलिस्ट की किसी चैनल के पास 2 माह से ज़्यादा के उसके फाइनेंशियल ड्यूज, सैलरी वगैरह ना क्लियर हुए हो, तो हुकूमत उस पर अपनी एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे रोक लेगी उस इदारे को, जब तक ये ड्यूज क्लियर नहीं होते। जब मरियम बीबी आई तो उन्होंने ये कहा कि जी बेसिकली बाकी में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन ख़ुद ही आरा मांगी हुई थी, और हमने कहा ठीक है हम आपको राय देंगे, अपनी सजेशंस देंगे। तो उनका मतलब था या सारा वैसे ही पास करें या कुछ भी पास नहीं होगा। सब ने उनको, तमाम सेनेटर्स ने, 6 सेनेटर्स थे वहाँ, सब ने दरख्वास्त की कि आप ऐसे कीजिए, ये शिक बिल्कुल गैर मुतनाज़े है, ये वर्कर्स के बारे में है, इसको अप्रूव कर लें, बाकी पे हम बहस कर लेते हैं, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनका नहीं जी नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं बिल वापस लूँगी। अब हमें इत्तला मिल रही है कि नेशनल असम्बली में लॉ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं जी नहीं, हम हो सकता है इसको वापस लेके आएँ और इस पर बात करें।
किसी ने नहीं कहा कि आप शिक वाइज बहस ना करें, सब ने ये इसरार किया। किसी ने कहा कि जो गैर मुतनाज़े है उसको फ़ौरन अप्रूव कर लें, जो मुतनाज़े हैं उस पर बात सुन लें। एक आर्गूमेंट है, एट द एंड ऑफ द डे मैं या कोई और जर्नलिस्ट हम रुकवा नहीं सकते। वो सेनेटर्स ने वोट करना है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो चेयर ने कंडक्ट करना है। इन्होंने ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं कोई गेट क्रैश हो गया आगे और सब कुछ कर गया। हम मांग क्या रहे हैं? इस किस्म की तरमीम की हुई है कि जिसमें जी एक तरफ पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फिर कहा हुआ है कि जी सारी पावर्स दे दी जा सकती हैं एक चेयरपर्सन को, चेयरमैन को, और वो जो कुछ करे। तो फिर सारे आपके जो दूसरे आपने फिल्टर्स लगाए वो ख़त्म हो गए। हमने कहा ऐसी पावर्स ना दें। ऐसे बनाया हुआ है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सेक्रेटरीज डाले हुए हैं और उनका वोट है। हमने कहा कि उन वोट को उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में आप ना हक देंगे, वो ना फैसले करें, बिकॉज वो सरकार का वोट लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर कोई आज़ादी हम बढ़ा रहे हैं मीडिया की। और हमने बार बार कहा कि जो ये सैलरीज का इशू है, खुदारा इसको पॉलिटिक्स ना करें। लेकिन नज़र आ रहा था कि एक रवैया ये था, हमारा या सारा हमारा कागज़ माने या एक जो काम की चीज़ उसमें आम वर्कर के लिए है वो आपको नहीं मिलेगी। और फिर आप देखते हैं कि जो कुछ सपोर्टर होते हैं ऊपर एक ड्रामा चलता है पूरा। ये हुई आज सबकी बात। मज़र आप तो वी वर वर्किंग, आप और हम इस पर काम भी कर रहे थे। हमने इसकी शिकें लिखे भी, कल सारा दिन हम इस पर काम करते रहे। मुझे बताएं कौन सी क़यामत थी जो आज टूट पड़ी जिस पे बिल वापस लिया और पूरा ड्रामा चलाए? मालिक, मुझे समझ में नहीं आता। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है साल से, ये मैं अभी ये पढ़ रहा था, यही किताब जो है, जो मीडिया कमीशन रिपोर्ट है, इसमें उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे परवेज़ रशीद साहब। ये उनके कमेंट हैं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, इस किताब में मौजूद है, जो 355 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अगर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाता ना उस वक्त, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के इशूज़ को इसने एड्रेस किया था और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया था। पाकिस्तान में प्रेस कमीशन के बाद जो 50s में बना था, शायद ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसी ने पढ़ने की तौफीक ही नहीं की। इसमें आरिफ अलवी साहब का क्वेश्चन भी है पार्लियामेंट में, इसमें परवेज़ रशीद साहब का जवाब भी है कि हाँ मीडिया कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, सारी चीज़ें हैं। इसमें यह भी है कि हाँ हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। अब आप तसव्वुर करें 2013, हम आज बैठे हैं 10 साल बाद 2023 में, इस किताब को हम लिए बैठे हुए हैं। हम और क्या कह रहे थे? हम सिर्फ ये कह रहे थे कि इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब में एक बेहतर पैमरा की फॉर्मेशन का लिखा हुआ है। इस किताब में ये लिखा है कि पैमरा को किस तरीके से बनना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। चीज ये है कि मज़र मैं जरा बाकी दोस्तों से भी पूछ लूं, भट्टी साहब, जितनी हमारी रिकमेंडेशंस थी, नाज़रीन के लिए बता दूं, नाज़रीन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया कमीशन बनाया। जस्टिस नासिर असलम जाहिद उसके चेयरमैन थे और जावेद जब्बार साहब सेनेटर फॉर्मर और बड़े पुराने मीडिया प्रैक्टिशनर, खूबसूरत लिखते हैं, वो उसके मेंबर थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जो 300 सफ़ात की, हमारी जितनी चीज़ें हैं ये सारी हमारी जो सजेशंस थी उसी रोशनी में थी। सिर्फ एक क्लियर और ऐसे तासुर दिया गया, पता नहीं जैसे कोई बहस चल रही थी जी मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिसइन्फॉर्मेशन पे। गलत बात है। मेरा ख्याल है खोलना ही नहीं चाहते पैमरा को, जिस तरह एक फेयर होना चाहिए, जिस तरह ऑफकॉम चलता है इंग्लैंड के अंदर। हमने इनको कहा उसी के असूल बना लें, वहाँ हर कोई खुश है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। भट्टी साहब, ये अब कह रहे हैं कि शायद दोबारा बिल को ले आएंगे। हम तो चाहते हैं लाएं, क्लॉज पे क्लॉज बहस करें, लेकिन ये तमाशा कहाँ जाके रुकेगा? देखिए मैं मालिक साहब, कोई भी हुकूमत इंडिपेंडेंट साफत नहीं चाहती। हर ताकतवर का अपना सच होता है। ये जो 355 वाली किताब मदर साहब कह रहे हैं, मैंने भी हरब बा हरब पढ़ा है। सैलरी वक्त पर देने के लिए हम हजारों प्रोटेस्ट कर चुके हैं। इनका हिसाब ये है, जो नई ये अमेंडमेंट लाए हैं पैमरा में, एक बच्चे को खिलौना दिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से दूसरे बंदे को पिस्तौल दे दी, जब ये खिलौने से खेले इसको गोली मार दे। ओ भाई, हम कह रहे हैं इसको इस्लात करे, 1 to 1 डिस्कस करे। आपने 3 दिन क्या आर्गूमेंट किए? अब ये क्या जवाब है कि पूरी कम्युनिटी में एक इबहाम ही नहीं है कि वक्त पे सैलरी मिले ना मिले तो रोक लिया जाए।
ये भी है कि भाई इसको पैमरा को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जो रूल वायलेशन करे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये इनका मकसद था कि लोगों को, सहाफ़ियों को तकसीम करके ऐसा एटम बम सहाफत में मारना कि कोई बंदा भी प्रेस रिलीज के अलावा कोई खबर ही ना दे सके, कोई खबर दे ही ना सके। अब बताए, खुद नून लीग के दर्जनों लीडर कह चुके हैं नवाज शरीफ मार्च में आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, जून में आ रहे हैं, और हर टीवी पे चला है। ये हर टीवी को 10-10 साल कैद दे देंगे, करोड़ रुपया जुर्माना कर देंगे। तो मेरे मोहतरम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन से गुजारिश है कि आप सुन तो लें हमारा मौक़िफ़, और जो जायज़ है वो मान लें। वो जो सैलरी है उसको तो हमारा पहले दिन से है, ये मदर साहब गवाह है, पिछले 20 सालों से कह रहे हैं रेगुलर किया जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पैमरा के जरिए हमारी गर्दनें ना काटी जाए, हमारा मौक़िफ़ सुन लिया जाए। अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है जरूर कार्रवाई करें, हम आपसे ज़्यादा है। डिसइंफॉर्मेशन तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियनों की तकरीरों में होती है कि मैं फलां, हम तो कहते हैं कानून बने, हम नहीं। मैं फहद मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मजहर बैठा है, मैं बैठा हुआ हूँ, आप हैं, आप तो हम में से सबसे यंगेस्ट हैं, लेकिन हम में से कोई भी 30-30, 35-35 साल हमें हो गए। हम रिपोर्टर थे, आज भी रिपोर्टर हैं, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, भट्टी साहब, मजहर, क्राइम रिपोर्टिंग भी हमने की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की, जनाजे भी गिने, लाशें भी गिनी, फिर वहीं से चीफ रिपोर्टर बने, फिर एडिटर बने। मैं 2 अखबारों की एडिटरशिप कर चुका हूँ, 37 साल हमें हो गए। आज ऐसे कह दिया जाता है जी वो एंकर्स ने कुछ बैठ के फैसले कर लिए। एंकर्स नहीं है भाई, रिपोर्टर्स हैं, 35-35, 37-37 साल का है। एक तरफ गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप सजेशंस दें, हफ्ते वाले दिन कहा कि जी बिल्कुल हम सजेशंस दें आप हमें, और हम मंडे को इसको इस पर शेर हासिल करके चीज़ें करेंगे। मंडे को आके थे क्योंकि सजेशंस आ गई हैं, अब हमें बिल नहीं लाना पड़ता, अब हम बिल नहीं ला सकते। यानी कि हमारा कागज़ साइन कर दें तो ठीक है, वरना हम ये इंप्रेशन देंगे कि आप वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम किया हुआ है। ये डुप्लिसिटी किस लिए है फिर? अगर इसका मतलब है कि ये नियत हो गई थी वीकेंड पे कि बस इस बिल को विड्रॉ कर लो क्योंकि हमारी मर्जी का बिल पास नहीं हो रहा। देखिए मालिक, एक तो मैं आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दूं, मेरे ख्याल में हमसे सबसे ज्यादा जो यंग है वो भट्टी साहब हैं। आपने उनको खामखा जो है वो इतना उम्र रसीदा बना दिया है, ये तो स्ट्रैपिंग यंग मैन। नहीं, मैं और आरिफ हमीद भट्टी उम्र रसीदा है। मैं और आरिफ हमीद, सुन लें, मैं और आरिफ हमीद भट्टी उम्र रसीदा है। मजहर डिनाइल में है, मजहर डिनाइल में है, एंड यू आर अ यंग मैन। अच्छा देखें, मेरे ख्याल में ये जो जिस मौजू पर हम बात करें इसमें तो डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। पेमरा और एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो, देखिए पेमरा को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पेमरा का जो रोल है, जो इसका जो एक बुनियादी रोल है वो है ही एज ए रेगुलेटर। अगर वो एग्जीक्यूटिव के मरूने मिन्नत रहेगा तो वो उस तरीके से वो रोल अदा नहीं कर सकता। चुनाचे ये बिल में अगर जो बिल आ रहा है, अगर इसको पेमरा को बेहतर करना है तो उसको मजीद ज्यादा इंडिपेंडेंस देनी है, उसको एग्जीक्यूटिव की थंब के नीचे नहीं रखना, पहली बात। दूसरा, इजाजत दीजिए, मतलब बाकी तो बिल पे आप लोगों ने बड़ी डिटेल से बात कर ली है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर पेमरा को रिफॉर्म होना है तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रिफॉर्म होना है। वो एक डायनासोर बन चुका है, ये मिनिस्ट्री एक डायनासोर बन चुकी है। इस आजकल के जमाने में इसकी अफादियत कम हो चुकी है। इसको जहां बात करते हैं हमारी एसओईज की रिफॉर्म का और दीगर बड़ी इदारे उनके रिफॉर्म का, उसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर है गवर्नमेंट का, सबसे ज्यादा उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और अगर वो उस रिफॉर्म पे अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे कहा जा रहा है कि हमारा वक्त खत्म हो गया। मैं आप तीनों से एक राय पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिनिस्टर साहिबा को, भी 2 दिन की वजीर तो हैं, देखें जो भी होता है, कि ये जो अगली सिटिंग होगी मीटिंग की, इसको आप लाइव टेलीकास्ट कर दें ताकि लोग खुद देख लें कि हम क्या सजेशंस दे रहे हैं और क्या उसकी दलील है। क्या आप किसी तायद करते हैं कि लाइव टेलीकास्ट कर दें? लोगों को पता लग जाएगा कि जर्नलिस्ट क्या मांग रहे हैं, एंकर्स, सो कॉल्ड एंकर्स क्या मांग रहे हैं,
और गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए? मालिक साहब, yes or no? 100% हम सेकंड करते हैं, पूरी कौम को पता चले कि हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा के लिए भी अच्छा है, ये बिल एज इट आ गया तो कल को ये अपोजिशन में आई तो इनकी मुश्किलात भी होगी। आप इनकी फेवर कर रहे हैं, आप 22 करोड़ मजहर, डू यू एग्री? वसीला बना रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो हमें भी पकड़ेगा और इनके लिए थंब के नीचे चल के नाइंसाफी भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मजहर आप तमाम लाइव दिखा दें। मालिक, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। 4-5 लोग इधर के बैठा लें, 4-5 उधर के बैठा लें। एक जो फाहद ने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा कंसीडर्ड ओपिनियन है, आज से नहीं, पिछले We are running out of time. Fahad, do you agree? Ministry of Information is a ministry of disinformation. Please abolish Ministry of Information. 100% मालिक, ठीक है, 100%। आप तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़ी। मैं यहीं पे बात खत्म करता हूँ, वरना ही सेट शी सेट की बहस है। हम तो ये खुला ऑफर देते हैं, चाहे हमारे प्रोग्राम में आके मिनिस्टर साहब बैठ जाए, हम एक शिक बात कर लेते हैं, या कमेटी की मीटिंग कर दें लाइव टेलीकास्ट, हम अरेंज कर देते हैं ताकि पता हो लोगों को कि कौन क्या बात कर रहा है। बाहर आके ये कह देना, ये इंप्रेशन दे देना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सियासतदान आपस में करें, हमारे साथ मत करें। हमारी 40 साल की यहाँ पे प्रैक्टिस है अपने इस धंधे में, काम में। हम बूढ़े हो गए हैं, हमें मत बताएं कि क्या सच है क्या झूठ और किस तरह गवर्नमेंट्स आपको अब्यूज़ करती हैं। अभी भी लॉज तो बनते हैं, टेलीफोन कॉल पे प्रोग्राम बंद हो जाता है, चैनल खुल जाता है, बंद हो जाता है। हमें मत बताए है ज़मीनी हकायक क्या है। अगर बात करनी है खुल के आएँ, पब्लिक डोमेन में बात करें, फिर आप लोग फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले कि कौन सही है कौन गलत है। बट दिस हैज़ टू स्टॉप। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।